Hey guys, welcome to the Genius Academy and welcome to the third session of this particular chapter. We have already learned what exactly is the absolute scale, what is the difference between Celsius and Fahrenheit scale, what is the difference between temperature and heat. These all are the stuffs that we have already covered in the previous two sessions. अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं तो इन दिस सीरीज़ आप बेसिकली आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को देखने के बाद इस चैप्टर को अगर आप देखते हैं, इस सेशन को आप सुनते हैं तो इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस। इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आपने डे टू डे लाइफ में वी यूज़ टू से दिस थिंग कि आज टेम्परेचर लाइक नॉर्मल, अगर एनवायरनमेंट टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आज का टेम्परेचर 25 डिग्री है, या ठंडी बहुत है आज का टेम्परेचर 20 डिग्री है, या फिर दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो ये जो डिग्री होता है ये बेसिकली डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम किसी को कहते हैं कि इसको बुखार बहुत ज़्यादा है, फीवर बहुत ज़्यादा है, 102 डिग्री फीवर है, तो ये 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नाउ हम इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली सेल्सियस की जो स्केल है वो डिपेंड करती है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। सेल्सियस सेज कि जब पानी फ्रीज होना शुरू होता है तो उस टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, और जब पानी बॉईल होना शुरू होता है तो उस टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। एंड इस 0 से 100 के बीच में एज यू कैन सी कि हमारे पास टोटल वी हैव गॉट 100 डिविजन्स, 100 इक्वल डिविजन्स। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच में, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, आप ऐसा कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट ने कहा कि जब आपका पानी बर्फ़ बनने लगता है तो उस वैल्यू को फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसिडर किया, और जब पानी बॉईल होना शुरू हुआ तो उस टेम्परेचर को उन्होंने 212 फ़ारेनहाइट कंसिडर किया। एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर 32 से 212 के बीच में हम इक्वल डिविजन्स करना चाहें तो टोटल हमें 180 डिविजन्स मिलेंगे। अब एक बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए 0 से 100 के बीच में आपने एक रैंडम टेम्परेचर लिया हुआ है, एक रैंडम कैन से वैल्यू ली है डिग्री सेल्सियस की। सिमिलरली अगर वही सेम वैल्यू आप कैन से ट्रेस करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, तो अगर मुझे इस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को मैच करना हो, यानी इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो उसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या बोलता है कि आपने जो भी टेम्परेचर लिया है उसको आप अपने इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दीजिए, यानी आप बोलेंगे C-0 डिवाइड बाई, अब आपने शुरुआत में कितना लिया था 100, और कैन से आखिर का वैल्यू आपका 100 था और आपने शुरुआत 100 से किया था, तो 100 माइनस 100 विल बी 100 माइनस 0 विल बी 100। यहाँ पर आप आते हैं, सेम लॉजिक को प्लॉट करते हैं, यानी आपका वो जो रैंडम टेम्परेचर है दैट रैंडम टेम्परेचर माइनस द स्टार्ट पॉइंट। अब ये आपने F में से 32 माइनस किया तो आप कहेंगे F माइनस 32 डिवाइड बाई, अब ये फाइनल वैल्यू 212 है, इनिशियल वैल्यू 32 है, दोनों में से आपको जब आप माइनस करते हैं द वैल्यू कम्स 180। सो दिस इज़ द रिलेशन बेसिकली दैट इज़ C बाई, अब ये 0 माइनस 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अगर इस माइनस 0 को हटा दूं तो C/100 टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को अगर हम और मैथमेटिकली कैन से एक्यूरेट करने की कोशिश करें तो द सेम थिंग यू कैन राइट C and this F minus 32 डिवाइड बाई इस 100 को हम 20 से अगर कैंसिल करते हैं वी आर गोइंग टू गेट 5, और 180 को भी हम 20 से कैंसिल करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 9। तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 वुड बी अ रिलेशन। बट आई वुड रिकमेंड कि हम लोग इस तरीके से अपने फॉर्मूले को याद रखें ताकि हमें ये 100 और 180 इस चीज़ का आइडिया दे कि डिग्री सेल्सियस के अंदर 100 डिविजन्स हमने लिए थे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, और ये 180 हमको आइडिया दे कि फ़ारेनहाइट के
स्केल के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में हमने टोटल 180 डिविजन्स लिए थे। बाद में लेटर ऑन आप उसे ऑब्वियसली कैंसिल कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने फॉर्मूले को बेसिक स्टैंडर्ड के हिसाब से याद रखें। सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस पॉइंट। हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशंस की। What happens कि जब आप किसी भी मैटर को, किसी भी मटेरियल को, लेट इट बी अ सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, जब उसे आप हीट देते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो कैन से डिस्टेंस होता है, वो बढ़ता है, यानी दे टेंड्स टू एक्सपैंड बेसिकली। तो अब चीज़ें हीट करने पे, यानी जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड होंगे। दिस इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग 3 अलग तरीके से इस चैप्टर के अंदर ऑब्जर्व करने वाले हैं। हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की, हम बात करेंगे एरियल एक्सपेंशन की, और हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन की। अब बात क्या चलती है, अगर आपने एक मटेरियल लिया एंड यू हैव टेकन अ मटेरियल इन सच अ वे दैट इट्स द डायमेंशन विथ विच यू आर रिफरिंग इट इज़ बेसिकली अ वन डायमेंशन, यानी आप सिर्फ उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, आप उसकी चौड़ाई या उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जिस तरीके से हम लोग एक आयरन रॉड की बात करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर 4 मीटर या 6 मीटर के रॉड्स मिलते हैं, आयरन रॉड्स। तो ये जो आयरन रॉड है बेसिकली हम लोग लंबाई से बेसिकली उसको एड्रेस करते हैं कि हमें इतना लंबा रॉड चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डायमेंशन है लेंथ, अब होगा क्या कि हमने ये जो लेंथ है इसको मैं कहता हूँ सर दिस वैल्यू लेट मी रिगार्ड दिस एज L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर आपका 0 था उस वक्त जो लंबाई थी आपके रॉड की, आपने उसको कह दिया L0। अब होगा क्या, आफ्टर सम टाइम जब उसको आप हीट करते हैं तो आपकी जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ द रॉड को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। नाउ फ्रॉम बेस टू एंड दिस इज माई न्यू लेंथ। इस लेंथ को चलिए मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल L एट सम टेम्परेचर T, यानी अब यहाँ पे एट T डिग्री सेल्सियस आई हैव गॉट सम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30। आपको जब इस पे न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, जब आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया जाता है या फिर आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात क्या चलती है कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे आपने जो फ़र्क देखा जिसको हम कहते हैं डेल्टा ऑफ L, यानी चेंज ऑफ लेंथ। अगर ये चेंज ऑफ लेंथ आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो आपको डेल्टा L मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमसे ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ चेंज इन लेंथ ओवर द ओरिजिनल लेंथ, यानी आपका जो भी चेंज इन लेंथ हुआ है ओवर द ओरिजिनल लेंथ दैट इज L0 is always proportional to the difference of temperature। यानी पहले आप 0 पे थे, अभी आप टेम्परेचर T पर आ चुके हैं। What would be the difference? T minus 0, यानी अगर ये T का वैल्यू मैं 50 लेता हूँ, 50 डिग्री लेता हूँ, तो 50 minus 0 क्या होगा, 50 ही आंसर आने वाला है। तो अल्टीमेटली द चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। अब बात क्या चलेगी कि अगर मैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन को फर्दर एलाबोरेट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा L, आई कैन राइट डेल्टा L बाई L0 इज इक्वल टू, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे अल्फा रेफर करते हैं। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन और अल्फा लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कि आप यहाँ पे फोकस करें कि ये प्रोपोर्शनल साइन और ये अल्फा है, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। अब मैं वैल्यूज पुट ऑन करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ डेल्टा L आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज ऑफ लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, द फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो आप कहेंगे लेंथ एट सर्टेन टेम्परेचर T माइनस लेंथ एट टेम्परेचर 0 डिवाइड बाई टेम्परेचर एट 0 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा T। अब अगर इस डेल्टा T को भी मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज T माइनस 0। So ultimately the value of alpha turns out to be LT minus L0 divide by L0 multiply by T। This is the value of alpha we have got। यानी अगर मुझे अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अल्फा क्या है इसका हमको इस कांस्टेंट का हम नाम भी रखते हैं, where alpha is called as
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, ये वर्ड आपको याद रखना होगा, लीनियर, बिकॉज हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन। इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछता है? इस पे न्यूमेरिकल्स इस तरीके से पूछता है कि अगर आपको अल्फा का वैल्यू दिया जाए तो कभी टेम्परेचर पूछ लेगा, कभी फाइनल वैल्यू ऑफ द लेंथ पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से रीऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। जब हमको फाइनल लेंथ पता करना होता है, आई वुड रिकमेंड कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखें और उसके अलग अलग इटरेशंस आप ऑन द कैन से एज पर द रिक्वायरमेंट आप उसे चेंज कर लें। बट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर फाइनल वैल्यू हमको लिखनी हो लेंथ की, दिस वैल्यू इफ आई वांट टू राइट कि व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ एट सर्टेन टेम्परेचर, उसे कैसे लिखा जाए, दैट वैल्यू कुड बी वर्कड आउट लाइक दिस। आप कहेंगे सर LT माइनस L0 डिवाइड बाई L0 T इज इक्वल टू अल्फा, सो द LT माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा L0 T। डिविजन से वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ दिस LT इज इक्वल टू L माइनस L0 को आप उधर लिखते हैं तो वो प्लस हो जाता है ऑब्वियसली, प्लस L0 NT। I can take common L0 1 plus alpha times of T. So this is the value of final I can say length of an object at certain temperature T। यानी अगर मुझे कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि फाइंड आउट द लेंथ एट सर्टेन टेम्परेचर, तो आपको करना क्या होगा, आपको बेसिक लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन से आपका जो रॉड था उसकी लंबाई क्या थी, देन 1 प्लस अल्फा व्हाट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस शुड बी गिवन टू यू, एंड टी इज दैट सर्टेन टेम्परेचर जहां पर आपको लेंथ पूछा हुआ है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपके फार्मूले की बेसिक वैल्यू है। अब यहाँ पे डिस्कशन को हम लोग इसी डिस्कशन को कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कैन से लीनियर एक्सपेंशन को ही हम एक्सटेंड करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्टार्ट में टेम्परेचर लेते हैं वो ज़ीरो हो सकता है आप अपने इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से परसीव करें, इस तरह से कैरी आउट करें कि यू आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टेन टेम्परेचर से T1। अगर मैं ऐसी चीज़ को कहूँ कि मेरा जो रॉड है, लेट मी टेक अ रॉड हियर, हम यहाँ पर एक रॉड ले लेते हैं, लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस रॉड, दिस लेंथ इज L1 एट सर्टेन टेम्परेचर, मैं बोलता हूँ एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि कुछ देर के बाद आप इसे हीट करेंगे तो इसकी लंबाई के अंदर थोड़ा चेंजेस आ जा रहे हैं। अब ये आपने चेंजेस को अकोमोडेट किया, आपने कहा कि ये जो कैन से न्यू लेंथ जो आ रही है अब आपकी, दिस न्यू लेंथ इज से L2 एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर T1 पे आपका लेंथ L1 था, टेम्परेचर T2 पे आपका लेंथ L2 था। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेंथ, ये जो आपके अंदर चेंज आया है लेंथ का, तो आप इसे कहेंगे सर डेल्टा L इज एक्चुअली इक्वल टू द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का बाई डेफिनेशन कैन से थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है कि द चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर क्या है, कहाँ से शुरुआत किया आपने, L1 से शुरुआत किया, इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब बात क्या चलेगी कि डेल्टा L का वैल्यू अगर मुझे लिखना हो तो आपको कहना पड़ेगा फाइनल वैल्यू ऑफ द लेंथ, इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे अगर मैं इक्वल लगाऊं तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, वेयर डेल्टा T इज इंडिकेटिंग द चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए पहले टेम्परेचर 20 था, बाद में टेम्परेचर 50 था, तो व्हाट इज द चेंज, तो आप 50 में से 30 को माइनस करेंगे, मीन्स डेल्टा T कुड बी कैलकुलेटेड बाई T2 माइनस T1। यानी इसको मैं अगर फर्दर एक्सटेंड कर दूं, इसे मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूं, आई कैन राइट अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा एज L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 T2 minus T1. So this is the value of alpha that we have got. So अब ये जो फार्मूला है मैं कहूँगा कि ये हमारा एक परफेक्ट फार्मूला है जिससे आप दूसरे जो इससे पहले के आपने जो फार्मूलेज लिखे थे वो सारे यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं बजाय टेम्परेचर T1 किसी एक आर्बिटरी टेम्परेचर के स्टार्ट करने के, अगर मैं टेम्परेचर T1 का वैल्यू 0 बोल दूं, यहाँ पे T1 का वैल्यू 0 बोल दूं, तो वही कैन से पिछला वाला जो आपका फार्मूला था सेम फार्मूला बन जाता है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट यू हैव टू मेमोराइज, और इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछता है, आपको सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, अनसॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूले के अंदर आपको कैन से इसका
यूनिट्स पता है कि किसका यूनिट कैसे होगा और कैसे पुट ऑन करना है, तो काफ़ी आसानी से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ निशानदेही करते हुए चलता हूँ। जैसे आपका जो L2 है, लेंथ, द SI यूनिट फॉर द लेंथ इज मीटर्स। अब प्रॉब्लम में क्या होता है, कभी कभी लंबाई आपको सेंटीमीटर्स में दी जाती है, तो इट इज ऑलवेज बेसिकली व्हेन द लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर्स वी यूज टू रिकमेंड, द फैकल्टीज यूज टू कैन से रिकमेंड कि आप उसको SI में लिखो, उसे आप 10⁻⁻² मीटर्स करके लिखो। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर में ये डाटा है, ये भी डाटा सेंटीमीटर में, आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन नीचे फिर से आपको L1 दिख रहा है जो कि सेंटीमीटर में, तो वो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पे हमको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। लेंथ जिस यूनिट में दिया है, मीटर्स में दिया तो आप मीटर्स में रखें, सेंटीमीटर्स में दिया है तो सेंटीमीटर्स में रखें, mm में दिया है तो mm में रखें। देन नेक्स्ट पार्ट, आपके पास यहाँ पर जो टेम्परेचर्स है, टेम्परेचर्स वी यूज टू रिकमेंड कि आप जो SI यूनिट फॉर द टेम्परेचर इज केल्विन, तो हमको केल्विन में अगर आपने रखा, मान लीजिए टेम्परेचर ये 100 दिया हुआ है और ये टेम्परेचर मान लीजिए 0 दिया हुआ है, तो अब अगर 100 को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो 273 ऐड करना है, यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना है। अल्टीमेटली बीच में माइनस साइन है तो इसका 273 इसका 273 कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये कि चाहे आप डिग्री सेल्सियस में रखें चाहे आप केल्विन में रखें, आपका आंसर तो सेम आने वाला है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो अल्फा का यूनिट होगा, अल्फा का जो यूनिट होगा, द यूनिट फॉर अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा that is the coefficient of linear expansion is अब यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जा रहा है, पर डिग्री सेल्सियस इज पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन, आप दोनों भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी ये पर डिग्री ऊपर लिखा जाता है तो पावर -1 के साथ भी लिखा जाता है, पर केल्विन कभी कभी ऊपर लिखा जाता है तो पावर -1 के साथ लिखा जाता है। तो आई होप दिस द डिस्कशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यू हैव अंडरस्टूड। अब इसी टॉपिक को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जिस तरह से हीट करने पे एक यूनिडायमेंशनल ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज होती है, इसी तरह से हीट देने पे, टेम्परेचर के बढ़ाने पे बाई डायमेंशनल, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एरिया हो, हम प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक प्लेन फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर एक प्लेन लेते हैं, लेट मी टेक दैट प्लेन एज अ स्क्वायर। मैंने एक स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पे। अब ये स्क्वायर जो क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ लंबाई है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ लेंथ है, इसके पास कुछ ना कुछ ब्रेड्थ है। आई हैव गॉट सम लेंथ हियर, तो यू कैन मार्क इट एज लाइक दिस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसके पास कुछ ना कुछ लंबाई है। यहाँ पे अगर मैं इसके एरिया को शेड करता हूँ तो दिस इज माई एरिया विच इज़ इनसाइड। लेट मी मार्क दिस एरिया एज A0। मैं कहता हूँ कि ये एरिया जो है A0 है, शुरुआत का एरिया एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब आपका टेम्परेचर 0 था तो उस टाइम पे जो एरिया का वैल्यू था वो सिर्फ और सिर्फ A0 है। अब क्या हो रहा है, कुछ देर के बाद आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका एरिया होगा ये थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। एरिया का जो साइज़ है, आप देख रहे हैं पहले जो साइज़ था वो छोटा था, अभी आपका साइज़ बड़ा हो गया। नाउ द एरिया हैज़ चेंज, लेट्स से द एरिया नाउ इज A एट सर्टेन टेम्परेचर T। तो मैं कहूँगा द AT एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। So what would be the change in area? The change in area delta A is exactly equal to the final value of area, that is AT minus the initial value of area. By the definition of the coefficient of areal expansion, we say this change in area over the original area is proportional to the change in temperature. अब यहाँ पे बात क्या चलेगी कि अगर मैं इस डेल्टा ए का वैल्यू लिखना चाहूँ तो डेल्टा ए क्या है, द चेंज इन एरिया जो हमने ऊपर दिखाया हुआ है, इट्स AT माइनस A0 डिवाइड बाई A0। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वल लगाता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना होगा। उस कांस्टेंट को आप कहते हैं बीटा, रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। अब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा T का भी वैल्यू रखना चाहूँ तो डेल्टा T क्या है एग्जैक्टली, द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी T माइनस 0।
अब बात क्या चलेगी सर, t माइनस 0 तो t ही रहने वाला है, तो बीटा का जो वैल्यू बनेगा दैट वैल्यू विल बी at माइनस ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ पे बीटा, इससे पहले आपने अल्फ़ा भी डिराइव किया हुआ है, अभी आपने बीटा का भी एक वैल्यू देख लिया है। बीटा और अल्फ़ा ये एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको हर बार बीटा का जो वैल्यू है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट एरिया व्हेन यू आर पुटिंग दोज एग्जैक्ट वैल्यूज। आपको बीटा का हर बार जो वैल्यू है वो थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन हम लोग हर बार ऑब्वियसली हर टेम्परेचर पे एक अलग वैल्यू कंसिडर करके उसे हम याद तो नहीं रख सकते। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि द चेंज दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द वैल्यूज ऑफ बीटा फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी माइनर, वेरी लेस, इसलिए हम लोग बीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं एक रेंज ऑफ द टेम्परेचर्स में, कि हाँ अगर मेरा इतना रेंज है लाइक 500 केल्विन तक अगर हम लोग बात करें तो जो बीटा का वैल्यू रहेगा वो हम लोग सेम ही कंसिडर करते हैं। लेट यू बी टेकिंग अ वर्किंग विद टेम्परेचर 100 केल्विन और 200 और 300 और 400, जो भी वैल्यू का बीटा का वैल्यू आएगा वो आप हर बार सेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हियर द बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। So now in the same can say way, the way we had found out the formula for the final length, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू, कैन से फाइनल एरिया का वैल्यू क्या होगा एट सर्टेन टेम्परेचर। तो आप ये वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं सर ए टी, यहाँ पे मैं इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में आप उधर लेकर के जाते हैं तो आप इसे लिखेंगे बीटा मल्टीप्लाई ए नॉट टाइम्स ऑफ टी। नाउ दिस ए टी एज इट इज इक्वल टू, माइनस ए नॉट को वहाँ लेके जा रहे हैं तो प्लस हो जाता है वो, तो बीटा ए नॉट एन टी। हियर वी कैन टेक समथिंग कॉमन एंड दैट इज ए नॉट एक्चुअली 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए टी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैन से फाइनल एरिया बेस्ड ऑन सर्टेन टेम्परेचर। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब आपका टेम्परेचर 0 से शुरू होकर के किसी रैंडम टेम्परेचर पर जाए। लेकिन जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में, कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 0 टेम्परेचर से ही स्टार्ट करें। हो सकता है आप किसी एक रैंडम टेम्परेचर T1 से स्टार्ट करके रैंडम टेम्परेचर T2 तक पहुँचें। उस टाइम पे जो आपका एरिया चेंज होगा वो A1 से लेकर के A2 तक होगा। तो इन दैट सेंस इफ आई विल बी कैन से कंसिडरिंग दोज वैल्यूज, let's say the area is A1 at temperature T1। आपने कहा कि शुरुआत में जो एरिया है उसका वैल्यू हमने A1 बोल दिया एट रैंडम टेम्परेचर T1 एंड द एरिया इज A2 एट टेम्परेचर T2। अब बात क्या बनेगी कि यहाँ पे आपका एरिया A1 से शुरुआत होकर के A2 तक पहुँचा और टेम्परेचर T1 से स्टार्ट होकर के T2 तक पहुँचा। अगर मैं बात करूँगा चेंज इन एरिया की तो आप बोलेंगे सर इट विल बी फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एरिया। अगर मैं बात करूँगा चेंज इन टेम्परेचर की तो आप बोलेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। अब बात चलती है बाय द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, द चेंज इन एरिया ओवर द ओरिजिनल एरिया। अब यहाँ पे ओरिजिनल एरिया क्या पकड़ा जाएगा, जहाँ से आपने शुरुआत की है, शुरुआत आपने A1 से की है, इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। डेल्टा ए का वैल्यू एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज A2 माइनस A1 डिवाइड बाई A1 इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे आपने इक्वल लगा दिया है तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं बीटा, क्योंकि आप एरिया के साथ डील कर रहे हैं, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का भी वैल्यू लिख लेते हैं, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, इट इज T2 माइनस T1, तो आपने लिखना है T2 माइनस T1। अब अगर मैंने बीटा की वैल्यू यहाँ पे सर्टेन करनी है तो आप लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 डिवाइड बाई A1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। सो दिस फार्मूला इज वैलिड when you are basically starting from a certain random temperature and you are going up to some can say random temperature। अगर इसी फार्मूला को मैं एक्सटेंड करता हूँ और मुझे फाइनल एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं फार्मूला अपना कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, where A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, ये नीचे जो दिख रहा है उसको उधर लेके चले जाते हैं तो बीटा टाइम्स ऑफ A1 T2 माइनस T1
अब यहाँ पे A2 को ऐसे ही रखते हैं, माइनस एरिया 1 उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बीटा A1 T2 माइनस T1। आई कैन टेक समथिंग कॉमन हियर, एज यू कैन सी हमारे पास A1 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे A1 का वैल्यू कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1। This is the value of A2 that we have got, and this value will be applicable, this formula will be applicable जब आपका टेम्परेचर T1 से T2 तक चेंज हो रहा हो। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अगर आपने अपना T1 का स्टार्ट 0 से किया हो तो अल्टीमेटली फाइनल टेम्परेचर बिकम्स T, तो वही फार्मूला पलट के आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, exactly alpha is the coefficient of linear expansion and beta is the coefficient of areal expansion। यहाँ पे अगर मैं यूनिट ऑफ बीटा की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि एरिया आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो यहाँ पे माइनस करके आंसर तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट ऑफ द एरिया गेट कैंसल। लेट यू टेक इन मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर आपको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर में दिया तो कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, डिवाइड बाई बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर्स है। अब टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में लिखूँ चाहे केल्विन में लिखूँ, डिफरेंस तो सेम ही आने वाला है। इट मीन्स द यूनिट ऑफ द बीटा वुड ऑल्सो बी सेम एज दैट ऑफ अल्फा। द यूनिट ऑफ बीटा इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। आप दोनों भी टाइप के कैसे क्वेश्चंस में जब आपको डाटा दिया जाएगा तो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, डिग्री केल्विन में भी हो सकता है, और दोनों का एक ही मतलब होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको डिग्री केल्विन में भी दिया है तो भी आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आंसर पुट करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, आपका आंसर राइट ही आएगा। इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले ये देखा कि जब आपका यूनिडायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी लंबाई में चेंजेस आएंगे, अगर आपका बाई डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है मतलब उसके पास एरिया है तो उसके एरिया में चेंजेस आएंगे। हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की, तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पास वॉल्यूम होता है। इफ माई ऑब्जेक्ट हैज़ गॉट अ वॉल्यूम और मैं उसे हीट करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ता है, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। तो कैसे उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। Let's say I have got an object, हमारे पास एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड का अपना लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा। चलिए हम लोग फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगी। अब क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ चलिए इसका जो वॉल्यूम है इन दी वेरी बिगिनिंग इट वॉज V नॉट, लेट्स से दिस V नॉट वॉज एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री था उस वक्त जो भी बेसिक वैल्यू था उसको आपने V नॉट बोल दिया। अब क्या होगा कि जब इसको आप हीट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है दैट वैल्यू विल चेंज, इसका साइज बढ़ जाएगा, दिस साइज विल गेट इंक्रीज्ड। साइज के अंदर चेंज आ गया। अब ये जो नया साइज है, लेट मी से दिस साइज इज V at Vt in fact at certain temperature T डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे फिर से वही हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने देखा कि पहले तो V नॉट वॉल्यूम था, अभी तो Vt हो गया। हम यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अब यहाँ पे बात क्या चलेगी कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आया, हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम। सो इट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द कैन से फाइनल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया तो इट इज T, फाइनल वैल्यू इज T स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो T माइनस 0 अल्टीमेटली आपका आंसर तो T आने वाला है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वी नो द चेंज इन वॉल्यूम ओवर द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम को हमने क्या कहा था, V नॉट कहा था, इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे बात चलेगी, जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास Vt माइनस V नॉट है, तो Vt माइनस V नॉट डिवाइड बाई V नॉट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे इक्वल लगाया है तो हमें एक कांस्टेंट पुट ऑन करना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को हम लोग गैमा से इंडिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। अब यहाँ पे मैं डेल्टा T को भी अगर देखूँ ध्यान से तो डेल्टा T का जो वैल्यू है, आपने यहाँ पे
डेल्टा टी का वैल्यू टी ही आता है, क्योंकि हमने बेसिक स्टार्टिंग 0 टेम्परेचर से किया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आ रहा है। तो मैं अगर गामा का वैल्यू लिखना चाहूँ तो वी टी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा दैट वी हैव गॉट। अगर मैं इसे इन टर्म्स ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना चाहूँ सेम इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई वी नॉट टाइम्स ऑफ टी। डिवीजन को हमने उधर लेके गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, वी टी एज इट इज, वी नॉट वहाँ लेके जाते हैं प्लस में हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ वी नॉट टी। वी कैन टेक समथिंग कॉमन एंड दैट समथिंग इज एक्चुअली वी नॉट, तो हमने वी नॉट ले लिया 1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ टी। सो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। वंस अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट कि दैट एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर 0। अगर आप टेम्परेचर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, टेम्परेचर T1 से स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन वुड चेंज, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे बात चलेगी, हियर द gamma is coefficient of volumetric expansion or cubical expansion, volumetric expansion. Its unit is, अब बात चलेगी यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ले रहे हैं। फिर से आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम लिया जा रहा है। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली आप मीटर क्यूब डिवाइड बाई मीटर क्यूब करेंगे तो कैंसिल होता है, या सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो कैंसिल होगा। डिवीजन में क्या है, टेम्परेचर है, तो इट वुड बी टेकन एज डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द सेम थिंग, द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। अब यहाँ पे हम लोग एक बात ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमने बजाय टेम्परेचर 0 के स्टार्ट करने के, टेम्परेचर 0 से ना स्टार्ट करते हुए हम किसी एक रैंडम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी आर लाइक हैविंग अ रेंज ऑफ द टेम्परेचर, लेट्स से द वॉल्यूम is V1 at टेम्परेचर T1। आपने कहा कि जो शुरुआत में वॉल्यूम था वो V1 था, कब, जब टेम्परेचर T1 था। अब हम लोग 0 नहीं पकड़ रहे हैं, एक रैंडम टेम्परेचर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि लेट द वॉल्यूम इज V2 एट टेम्परेचर T2। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच द वॉल्यूम हैज चेंज, तो आप कहेंगे सर V1 से स्टार्ट किया था, V2 पे पहुंचे आप। द चेंज इन द वॉल्यूम will be the final value minus initial value, and the change in the temperature will be final value of temperature minus initial value of temperature. Now, अब यहाँ पे by the definition of the coefficient of volumetric expansion, we know the change in volume over original volume. What is the original volume जहाँ से आपने शुरुआत किया है V1 से, is proportional to the change in temperature. अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपने पास। डेल्टा V का वैल्यू हमारे पास V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वल साइन हमने लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उसे गामा कहेंगे, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, दैट विल बी T2 माइनस T1। सो फाइनली यू कैन से द वैल्यू ऑफ गामा इज V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1 T2 माइनस T1। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसमें आप अगर T1 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको वही पिछला कैन से फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो बस आपको एक बेसिक फार्मूला याद रखना है, जिससे एक मास्टर फार्मूला आप कह सकते हैं, जिसमें आप सारी चीज़ों को इनकम्पास कर सकते हैं। इसमें आप फाइनल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम और वाइस वर्सा, आपको जो दिया है और जो पूछा है किसी भी एक जोड़ी से आप इस कैन से इक्वेशन की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात चलेगी कि हमने सर अल्फ़ा सीखा, हमने बीटा सीखा, हमने गामा सीखा, हमने सीखा व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। अब बात चलेगी सर डू वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन देम, यानी क्या हमारे पास एरियल एक्सपांशन और लीनियर एक्सपांशन के बीच में कोई रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे उस रिलेशन को एक्स्टैब्लिश करते हैं। हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन alpha and beta, where alpha is the coefficient of linear expansion and beta is the coefficient of aerial expansion. तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि let's consider a shape। चलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप है,
हमने एक स्क्वायर शेप लिया जिसकी शुरुआत में जो लंबाई थी, दिस लेंथ वाज से एल नॉट, ऑब्वियसली चौड़ाई भी उसकी एल नॉट ही होगी। एट टेम्परेचर, आप चलिए कहते हैं कि एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास जो लंबाई थी वो एल नॉट। अब क्या होगा कि आपने टेम्परेचर को चेंज किया। जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसकी साइज़ के अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी साइज़ जो है, चलिए हम कहते हैं कि नाउ द साइज हैज़ गॉट चेंज्ड, दिस इज़ द न्यू लेंथ। अब हम कहते हैं चलिए ये जो लेंथ है इसको हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल एल टी। एक नए टेम्परेचर पे इसके पास एक लेंथ आ चुकी है और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चेंज हो गया। ऑब्वियसली पहले जो एरिया था, दिस वाज द इनिशियल एरिया, यू कैन से, शुरुआत में ये वाला आपका एरिया था। और अब अगर आप देखेंगे तो आपका एरिया भी बढ़ चुका है, दिस इज़ द न्यू एरिया टू यू। तो अगर मैं शुरुआत में एरिया की बात करूँगा तो आप कहेंगे सर ए नॉट जिसका वैल्यू था एल नॉट स्क्वायर, और फाइनल एरिया की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इट विल बी ए टी जिसका वैल्यू आने वाला है एल टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन को, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग बीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो बीटा का वैल्यू आप कैसे लिखते हैं, आप कहते हैं ए टी माइनस ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट मल्टीप्लाई बाई टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा दैट वी यूज टू राइट। अब बात क्या चलेगी कि मैं ए टी को इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस beta times of t. This is also an equation that we had used with which we had expressed the final value of the area. अब area at certain temperature that can be exactly, क्योंकि area तो स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है, तो मैं इसे क्या लेता हूँ से एल टी स्क्वायर एंड दिस वुड बी एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा टी। ये हमारी इक्वेशन 1 फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। अब बात क्या चलेगी, लेट्स अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कि पहले हमारी लंबाई एल नॉट थी, बाद में टेम्परेचर चेंज हुआ तो लंबाई एल टी बन गई। इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एल टी एज एल नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ टी। दिस इज द इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी लर्नड। अब यहाँ पे हम फ्रॉम 1 to 2 अगर देखें, या फिर मैं अगर इक्वेशन 2 को मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मैं कहता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप कहेंगे एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर बोथ साइड, इट इज एल नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ टी। अब मैं स्क्वायर दोनों तरफ ब्रैकेट में डालता हूँ, दिस विल बी एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा टी ब्रैकेट स्क्वायर, आई हैव गॉट एल टी स्क्वायर, फर्दर राइटिंग द सेम स्टफ एल टी स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर। अब a प्लस बी, यहाँ पे हम इसे a कंसिडर करते हैं और इस पूरे पार्ट को b कंसिडर करते हैं, दिस पार्ट। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर बन जाता है। हमने अपनी पूरी इक्वेशन को कैसे एक्सपांड कर लिया। लेट मी से दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 मैं ये वैल्यू एल टी स्क्वायर की जो वैल्यू है, तो मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। मैं बोलता हूँ सर इट इज़ एल नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, एज यू कैन सी अल्फा टी द होल स्क्वायर, आई एम राइटिंग अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, एल नॉट स्क्वायर एंड 1 प्लस आई हैव गॉट बीटा टी। आई कैन कैंसिल समथिंग जो कि कॉमन है दोनों तरफ में, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एल नॉट एंड एल नॉट स्क्वायर। अब मेरे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस बीटा टी। अब फिर से कोई चीज़ मुझे कॉमन दिख रही है दोनों तरफ, मैं उसे कैंसिल कर सकता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ +1 एंड +1। अब मेरे पास क्या बच रहा है, 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बीटा टाइम्स ऑफ टी।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, लाइक 0.0 समथिंग में यूजुअली वैल्यूज रहती है. सो एज द वैल्यू ऑफ अल्फा, एज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज स्मॉल, अल्फा स्क्वायर would be smaller. अगर कोई आपने फॉर एग्जाम्पल 1 से बड़ा नंबर लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया, आप उसको स्क्वायर करते हैं तो 4 या 9, 25 नंबर बड़ा होता है. लेकिन अगर 1 से छोटा नंबर है 0 पॉइंट समथिंग में, आप उसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाती है. जैसा 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाता है. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है अल्फ़ा जो कि बहुत छोटी होती है, तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू और छोटा हो जाता है, स्मॉलर. हेंस अल्फ़ा स्क्वायर टू स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड. तो हमने ये वैल्यू निगलेक्ट कर दी, हमने ये वाला पार्ट पूरा निगलेक्ट किया. तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है 2 अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ टी. फिर से मुझे कोई चीज़ दिख रही जो मैं कैंसिल कर सकता हूँ दोनों तरफ. इट इज टी एंड टी. व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? द थिंग दैट इज लेफ्ट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 2. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कि जो भी आपको बीटा का वैल्यू आता है आप उसका हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास अल्फा मिल जाता है. जिस तरीके से हमने अल्फा और बीटा का रिलेशन देखा, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं. हम बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गैमा. अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक बात करेंगे कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड में हर एक लेंथ L0 है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी की सारी हमारे पास L0 है. एट टेम्परेचर T0, लेट मी मार्क एट टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. अब क्या हो रहा है कि आपने इसको हीट किया तो ऑब्वियसली इसका साइज के अंदर चेंज होने वाला है. मैं इसके साइज को चेंज कर देता हूं. अब साइज बढ़ के फॉर एग्जाम्पल L0 से दिस वैल्यू हैज़ बिकम, लेट मी से दिस वैल्यू इज LT नाउ. अब उसकी लंबाई भी LT हो गई, चौड़ाई भी LT हो गई और उसकी ऊंचाई भी LT हो गई. एंड दिस इज एट सर्टेन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. अब क्या होगा कि हम लोग बात करते हैं शुरुआत में जो वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम, आई वुड से V0 एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड the value of V1 at T डिग्री सेल्सियस. यानी अगर मुझे डिफरेंस लेना है तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम इज V1 माइनस V0, और अगर मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है तो मैं उसे कहूँगा T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे आपने देखा है कि अगर मुझे फाइनल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम और इनिशियल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम के बीच में कोई रिलेशन चाहिए, द रिलेशन इज VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस गैमा टाइम्स ऑफ टी. प्रीवियस आर्टिकल में हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं. अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमको पता है कि अगर क्यूबॉइड है तो लेंथ का क्यूब किया जाता है, यानी आप इसे लिखेंगे LT क्यूब, और यहाँ पे आप लिखेंगे V0 मतलब छोटा वाला शुरुआत का वॉल्यूम. तो लंबाई कितनी थी L0, आप उसे कहेंगे L0 स्क्वायर 1 प्लस गैमा टाइम्स ऑफ टी. अब यहाँ पे जो आपका LT है, लेंथ, हम लोग इन टर्म्स ऑफ, अगर आप यहाँ पर देखें पहले लंबाई आपकी L0 थी, बाद में आपकी लंबाई LT हो गई, लेंथ बढ़ रही है. जब लेंथ बढ़ती है तो आप कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अगर मैं उस टर्म्स में अपने ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करूँ अपनी इक्वेशन को, तो आप कह सकते हैं कि LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ टी. ये आपने इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में सीखा हुआ है. मैं कहता हूँ टेकिंग क्यूब बोथ दिस साइड, taking cube both side, so this is gonna be LT cube, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा टी द ब्रैकेट क्यूब. क्योंकि ब्रैकेट का क्यूब लिया हुआ है तो ये बन जाएगा L0 का क्यूब और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी का क्यूब. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज माई टर्म A एंड दिस इज माई टर्म B, यानी A प्लस B का मुझे क्यूब करना है.
तो आप कहेंगे लेट मी टेक दिस एल क्यूब, ओके। अब ये मैं ए क्यूब करता हूँ तो 1 का क्यूब तो 1 ही होने वाला है, प्लस 3a देन बी, ए में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर कर लेता हूँ पहले, चलिए 3a स्क्वायर बी, बी का वैल्यू अल्फ़ा टी, प्लस 3a बी स्क्वायर, बी मेरा अल्फ़ा टी है, प्लस बी क्यूब. So I have got my entire term arranged here, and this is the value of basically LT cube. This is my equation number 2. I can say from 1 and 2, from 1 and 2. अब मेरे पास LT क्यूब का इक्वेशन 1, LT क्यूब का मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं उस इक्वेशन को वहाँ पे पुट ऑन करता हूँ, मैं कहता हूँ L नॉट क्यूब 1 प्लस, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 3 अल्फ़ा टी प्लस, इसको भी अरेंज कर लेता हूँ 3 अल्फ़ा स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस दिस वुड बी अल्फ़ा क्यूब टी क्यूब ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्यूब लिखना था, इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस गैमा टाइम्स ऑफ टी. एज वी नो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे दिख रही, दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है, तो मैं ये एल नॉट क्यूब कैंसिल कर देता हूँ. अब मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1 प्लस 3 अल्फ़ा टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब टी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा टाइम्स ऑफ टी. एज वी नो as the value of gamma is small. आपके gamma का वैल्यू स्मॉल होता है, लाइक 0 पॉइंट समथिंग में होगा, आपने उसको स्क्वायर किया तो इट विल बी फर्दर स्मॉलर, gamma स्क्वायर वुड बी फर्दर स्मॉल एंड gamma क्यूब would be smaller. तो in that sense you could say कि अगर मेरा ये वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है तो मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ. hence अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब टी क्यूब कैन बी निगलेक्टेड. अगर मैं उस वैल्यू को निगलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, लेट मी हैव अ चेक, लेट्स सी इट. हम कहेंगे 1 प्लस 3 अल्फ़ा टी, दिस टर्म गॉट निगलेक्टेड इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा टाइम्स ऑफ टी. तो यहाँ पे आपके पास 1 और 1 अगर कैंसिल हो जाता है, दिस वुड बी 3 अल्फ़ा टी एंड दिस वुड बी गैमा टी. नाउ द टी इज गेटिंग कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू गैमा बाई 3. तो प्रीवियसली आपने लिखा था अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 और इस बार आप लिख रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू गैमा बाई 3. तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गैमा बाई 3. दैट कुड बी अ रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा. यहाँ पे तो जगह बची नहीं है, बट स्टिल लेट मी मेक अ स्पेस एंड राइट दैट पार्ट बिकॉज दैट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गैमा बाई 3. तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पता हो तो आप बाकी दो वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर एक वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू एंड ऑफ द लेक्चर, एक 2-3 मिनट हम लोग और एक्सटेंड करते हैं और द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा को डिस्कस करते हैं. इट वोंट टेक मच टाइम. मेरे पास ये ग्राफ में रखता हूँ से, यहाँ पे मैं अल्फ़ा बीटा और गैमा का वैल्यू पुट करता हूँ और यहाँ पे मैं टेम्परेचर की वैल्यू पुट करता हूँ. लेट्स से दिस इज़ 0 एंड से दिस इज़ 250 एंड से दिस इज़ 500. व्हाट हैपन्स, एज वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा is beta by 2 and gamma by 3. It means the value of beta, अगर मुझे बीटा लेना हो तो वो अल्फ़ा का 2 टाइम्स होगा एंड अगर मुझे गैमा लेना हो तो वो अल्फ़ा का 3 टाइम्स होगा. यानी अल्फ़ा की जो भी वैल्यू, अगर अल्फ़ा की वैल्यू आप x पुट करते हैं तो बीटा इज़ 2x, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू 4, या फिर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो गैमा की वैल्यू 2 3 6.
तो अब होता क्या है कि यहाँ पे जब आप कैन से वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं, अगर आपने अल्फा की वैल्यू पुट की फॉर एग्जांपल इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ये थोड़ा सा इस तरीके से, नॉट एग्जैक्टली अ लीनियर बट थोड़ा सा हल्का फुल्का, जो चेंज होगा वो बहुत माइनर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को चेंज किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, हर जगह वैल्यू अलग है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है द वैल्यू इज चेंजिंग, लेकिन दैट चेंज इज़ वेरी माइनर, इट इज़ सच माइनर कि हम लोग उसको ऑलमोस्ट बोलते हैं कि सेम ही है। अब मुझे अगर गैमा फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीटा पुट करना है, दिस वाज बेसिकली अल्फा, दिस वाज अल्फा, अब मुझे बीटा पुट करना है तो मुझे पता है कि 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, इट विल बी लाइक दिस इज माई बीटा, द ग्राफ फॉर द बीटा, एंड यू कैन सी द वैल्यू ऑफ बीटा इज ऑल्सो चेंजिंग बट द चेंज इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, इसलिए हम लोग बीटा की वैल्यू को भी कांस्टेंट कंसिडर करते हैं फॉर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल गैमा की, इट विल बी चेंजिंग ड्रास्टिकली लाइक दिस इज द वैल्यू ऑफ गैमा, यानी 0 से 500 डिग्री केल्विन के बीच में, क्या 0 से 500 केल्विन के बीच में गैमा का वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज होता है। इसलिए हम लोग गैमा की हर वैल्यू को कांस्टेंट नहीं पकड़ते हैं, फॉर द क्लोज रेंज ऑफ द टेम्परेचर वी यूज्ड टू कंसीडर दैट एज कांस्टेंट। So I hope you must have understood what exactly is the coefficient of linear, areal and volumetric expansion, and what are the relation between those two, and how exactly the values of the alpha, beta, gamma changes. Thank you.